महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीए संजीव पलांडे को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। दोनों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। पायल रोहतगी पर बदसलूकी का आरोप लगा। इल्जाम है कि उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को धमकाया और उनसे बदसलूकी की। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पायल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें फिर जमानत भी मिल गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक ट्रक की चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई। आरोप है कि हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। हंगामा कर रहे लोगों ने इस हादसे में मारे गए लड़के के घर वालों को मुआवजा देने की मांग की। দাবি রেখেছি ও ছেলেটাকে পয়সা যেমন পায় ঘর সংসার তো চলে গেছে। हालात बिगड़ते देख घटना वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की ये सीरीज अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 111 रन बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड ने 70वें गुजरात के सूरत में कुछ लोगों ने एक रेस्टोरेंट में खूब तोड़फोड़ की। झगड़े की वजह निजी रंजिश बताई जा रही है, जिसके लिए करीब 6 गाड़ियों में बैठकर दर्जनों लोग दोपहर के वक्त रेस्टोरेंट पर पहुंच गए और रेस्टोरेंट पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक होटल की पहली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट की दीवारें शीशे की थी। हमलावरों की भीड़ शीशों पर पत्थर फेंकती रही और शीशों के टूटने की आवाजें आती रहीं। हमला करने वालों के सिर पर ऐसा भूत सवार था कि शीशे बुरी तरह तोड़ने के बाद उन्होंने डंडे हाथों में ले लिए। कुछ लड़कों के हाथों में तो क्रिकेट बैट भी दिखे। होटल के बाहर जो भी सामान दिखा उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट की सूरत किसी कबाड़ खाने जैसी हो गई। केवल शीशे ही नहीं, अंदर रखा सामान और फर्नीचर भी टूटकर इधर उधर बिखरा दिखाई दिया। पुलिस घटना की जांच में लगी है और वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा के भिवानी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया। पुलिस को इस नामी बदमाश के वहां के एक गांव में मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में बदमाश को पकड़ने पहुंच गई। पुलिस वालों ने बदमाश को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन तभी उसके परिवार वाले और इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और टीम को घेर लिया। वहां मौजूद महिलाएं पुलिस से भिड़ गई और धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने आरोपी को पुलिस की गाड़ी से नीचे उतार लिया। पुलिस वालों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। भीड़ पर हथियारबंद पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं दिखा। जल्दी उन्होंने आरोपी को पुलिस की पकड़ से छुड़ा लिया। परिवार की जो लेडीज थी और जो अन्य सदस्य थे वो बीच में पड़ गए और उन्होंने उसको भागने में जो है ना सहायता। बाद में पुलिस ने इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के बरेली में एक झकझोर देने वाली घटना हुई जब एक बैंक के गार्ड ने बैंक में ग्राहक को गोली मार दी। रेलवे कर्मचारी राकेश किसी काम से बैंक आया था, लेकिन चेहरे पर मास्क लगाने की वजह से उसकी सिक्योरिटी गार्ड से बहस हो गई, जिसका अंजाम यह हुआ कि गार्ड ने राजेश को गोली मार दी। खून से लथपथ हालत में राजेश बैंक में फर्श पर गिरा हुआ दिखा और उसकी पत्नी गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से गोली चलाने की वजह पूछती रही। पूरे बैंक में बदहवासी का सा माहौल बन गया और घायल राजेश की पत्नी की चीखें गूंजती रही। गोली चलाने वाला गार्ड राजेश के पास ही खड़ा रहा, लेकिन करहाते राजेश को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें? कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। फर्श पर गिरे राजेश की सांसें उखड़ती देख बैंक के कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूलने लगे। ये सब कर लेना, लेकिन पहले जिसके बाद राजेश को अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजेश की पत्नी और घटना की चश्मदीद प्रियंका के मुताबिक अपने बैंक खाते की पासबुक अपडेट करवाने के लिए राजेश अपनी पत्नी के साथ बैंक पहुंचे थे, लेकिन मास्क न लगाने के कारण उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। राजेश बैंक से अपने घर लौट गए और मास्क लगाकर फिर बैंक पहुंचे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार फिर उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया और बताया कि बैंक कर्मचारियों का लंच का समय चल रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई और राजेश ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर बैंक में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साए सिक्योरिटी गार्ड ने राजेश पर गोली चला दी और गोली राजेश की जांघ पर लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई।
घायल राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन गोली चलाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो गार्ड है जिसने ऐसा किया है उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। राजेश की पत्नी के मुताबिक झड़प की शुरुआत सिक्योरिटी गार्ड ने की। गार्ड धक्का दे दिया तो इन्होंने कह दिया कि मतलब हमें अंदर जाने को, इतने हम गार्ड ने गोली मार दी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की एसोसिएशन भी घटना के विरोध में एकजुट हो रही है। जर्मनी के बवारिया में चाकूबाजी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां एक आदमी ने बाजार में मौजूद लोगों पर चाकू से अचानक हमला किया। उसके इस हमले में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमले के बाद वहां हड़कंप मचा। जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और हमलावर का मुकाबला शुरू किया। पुलिस ने हमलावर के पैरों में गोली मार दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर अफ्रीकी देश सोमालिया से जर्मनी आया था और वो पिछले काफी वक्त से वहीं रह रहा था। फिलहाल वहां की पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, जिसके विरोध में एनसीपी सड़कों पर आ गई। अनिल देशमुख के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करते हुए ईडी ने उनके नागपुर के घर पर रेड की, जिससे एनसीपी कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नागपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर जंग छेड़ दी। ये लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस के लिए उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। नारे लगाने वाले इन लोगों को हिरासत में लेते समय पुलिस वालों के पसीने छूट गए। उन्हें एक एक कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। विरोध के बीच ईडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अनिल देशमुख के नागपुर के घर के बाहर गहमा-गहमी नजर आई। लेकिन शिवसेना को इस कार्रवाई के पीछे सियासी साजिश दिखी। जिस प्रकार के केसेस में आज ये जांच एजेंसी को ढकेला जाता है, ये पूरी राजनीतिक मामला मुझे लगता है सब। जबकि बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अनिल देशमुख पर हमले तेज कर दिए। अनिल देशमुख के घर पे आज छापे हैं, लेकिन आने वाले कल के दिनों में वो जेल में भी जाएंगे। इस बीच अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लाया गया। इससे पहले अनिल देशमुख के सचिव संजीव पलांडे को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। यही नहीं, उनके करीबी कहे जाने वाले सागर नाम के शख्स पर भी शिकंजा कसा और नागपुर के उसके ठिकाने पर रेड की गई। खबर है कि सागर अनिल देशमुख का सबसे बड़ा राजदार था और उसकी 3 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें वो खुद डायरेक्टर। यही नहीं, उसकी कोलकाता में भी बहुत जायदाद है। ईडी ने उसके इन्हीं में कई ठिकानों पर छापा मारा, जबकि अनिल देशमुख के नागपुर के घर के अलावा मुंबई के वर्ली के घर पर भी रेड डाली गई। मध्य प्रदेश के नीमच से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां रसोई गैस के सिलेंडर में पानी मिलाने के खेल का पता चला। बताया गया कि एक परिवार ने गैस जल्दी खत्म होने पर सिलेंडर की जांच की तो उसके अंदर पानी होने की जानकारी मिली। उन्होंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें खाली सिलेंडर के अंदर से पानी निकलता नजर आया। कुछ ही देर में नीचे रखा बर्तन पूरी तरह पानी से भर गया। बताया गया कि सिलेंडर में रसोई गैस की जगह करीब 5 लीटर पानी भरा था, जिसकी वजह से सिलेंडर का वजन तो ठीक निकला, लेकिन गैस कम हो गई। मिलावटबाजी, ये क्या गोलमोल है? पब्लिक के साथ आप धोखेबाजी कर रहे हो, सरासर बेईमानी है ये। सिलेंडर में मिलावट का खेल देखने के बाद परिवार ने जिला आपूर्ति विभाग में इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही खाद्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची और अपने सामने सिलेंडर को चेक किया। सिलेंडर में पानी मिलने के बाद विभाग ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 17 सैनिकों की मौत हो गई। यह हादसा सैनिकों के एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुआ, जिसमें क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर में भीषण आग लग गई और सामने आई तस्वीरों में उससे काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इस दौरान आग की लपटों के साथ उठता काला धुआं आसमान छूता नजर आया, जिसको हादसे के एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद वहां राहत बचाव का काम शुरू हुआ और दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते नजर आए। इस बीच गंभीर रूप से घायल सैनिकों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल की ओर रवाना किया गया। वहीं हादसे का शिकार हुए 17 सैनिकों के शवों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढ निकाला गया। मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक चौराहे पर लगी समाजसेवी साधु सिंह की मूर्ति को एक लड़के ने सरेआम तोड़ने की कोशिश की, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो लड़का मूर्ति पर चढ़कर उसे तोड़ता दिखा। उसके हाथ में एक ईंट थी, जिससे वो बार बार मूर्ति पर वार करता रहा। लड़के की सनक को देखकर चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की।
लेकिन उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगा कि उस पर मूर्ति तोड़ने का भूत सवार हो। इसके बाद कुछ लोग उसके करीब पहुंचे और डंडों से पीटकर उसे नीचे उतारने लगे, लेकिन वो अड़ा रहा, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उन लोगों ने एक के बाद एक कई डंडे उस पर बरसा दिए। इसी बीच एक आदमी ने उस लड़के के हाथ से ईंट छीनकर नीचे फेंक दी, जिसके बाद उसे जैसे तैसे नीचे उतारा गया। उसको हम पकड़ लाए हैं और उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कर दी गई है। बताया गया कि इस लड़के ने एक हफ्ते पहले भी इसी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी। खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यूपी में दर्ज 5000 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। बताया गया कि ये सभी मामले समाजवादी पार्टी और बीएसपी शासन के दौरान दर्ज किए गए थे, लेकिन सिर्फ वैसे ही केस वापस लेने की तैयारी है जो राजनीतिक आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन से जुड़े हैं। इसके अलावा सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने इलाकों में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। जो गलत मुकदमे होते हैं तो हमेशा उसके खिलाफ उसको नहीं लगना चाहिए था, ये हम लोग कहते आए हैं। अभिनेत्री पायल रोहतगी पर बदसलूकी का आरोप लगा। अहमदाबाद में अभिनेत्री पायल रोहतगी पर बदसलूकी का आरोप लगा। इल्जाम है कि उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को धमकाया और उनसे बदसलूकी की। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पायल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें फिर जमानत भी मिल गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक ट्रक की चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई। आरोप है कि हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। हंगामा कर रहे लोगों ने इस हादसे में मारे गए लड़के के घर वालों को मुआवजा देने की मांग की। দাবি রেখেছি ও ছেলেটাকে পয়সা যেমন পায় ঘর সংসার তো চলে গেছে। हालात बिगड़ते देख घटना वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की ये सीरीज अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 111 रन बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड ने 17वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। दूसरी पारी के दौरान बारिश होने की वजह से इंग्लैंड को 18 ओवरों में 103 रनों का लक्ष्य दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट से कस्टम्स विभाग ने करीब 63 लाख का सोना बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि एक यात्री इस सोने को दुबई से लाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान ने सभी लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस पर अफवाह फैलाने वालों से बचने की भी सलाह दी। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं। कोलकाता में फर्जी IAS बनकर लोगों को वैक्सीन लगवाने वाले देवांजन देव नाम के शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। देवांजन पर आरोप है कि उसने कोरोना वैक्सीन के कई कैंप लगाए, जिनमें बहुत सारे लोगों को टीके के नाम पर न जाने क्या लगा दिया गया। फर्जी IAS बनकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले इस आरोपी के कैंप के कुछ वीडियो सामने आए। कि ठग कितना भी शातिर हो, कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। फर्जी IAS अधिकारी बनकर न सिर्फ लोगों के साथ ठगी करना, बल्कि लोगों की जान के साथ खेलने वाले देवांजन देव पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी दुनिया के लिए नासूर बन गई है, लाखों लोगों ने इसे लेकर अपनी जान तक गंवा दी है, वहीं इस बीमारी के फर्जी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने वाले देवांजन देव अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। न सिर्फ आम लोगों को बल्कि कई रसूखदारों को भी देवांजन देव ने झांसा दिया था। सांसद मिमी चक्रवर्ती ने जैसे ही इस 420 की पोल खोली, पुलिस इसे दबोच कर पूछताछ के लिए थाने ले गई। शान शौकत से रहने वाले इस शख्स का नाम देवांजन देव है, जिसके लिए लॉकअप के दरवाजे तो खुले ही हैं, साथ ही जेल की चक्की भी इससे अब ज्यादा दूर नहीं। आरोप है कि देवांजन देव नाम के शख्स ने कोरोना से बचाव के लिए कोलकाता में वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को नकली वैक्सीन दी गई। पैसे लेकर वैक्सीन देने के इस फर्जी अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने के लिए इसने अपने कैंप का उद्घाटन तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती से करवाया। सांसद मिमी चक्रवर्ती के अलावा उद्घाटन के मौके पर टीएमसी से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे। हालांकि देवांजन ने ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों की मदद के लिए कैंप लगाने का दावा किया, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा सके, इसके लिए मिमी चक्रवर्ती ने भी यही वैक्सीन ले ली। टीका लगवाने के बाद उनके पास वैक्सीन लगवाने से संबंधित कोई आधिकारिक मैसेज उनके मोबाइल पर नहीं आया।
इसके बाद मिमी को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। কালকে যখন আমি কার্ডটা রিসিভ করিনি তখনই আমি কনসার্নটা রেজ করি আর তারপরেই পুরো র‍্যাকেটটা ধরা পড়ে। मिमी चक्रवर्ती का आरोप है कि वैक्सीनेशन के लिए कार्ड पर जानकारी भरने के लिए उनसे उनका आधार नंबर मांगा गया। उनसे वो सभी जानकारी मांगी गई जो कोविन ऐप पर मांगी जाती है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया। इसके बाद उन्हें शक हुआ तो कोलकाता पुलिस को उन्होंने शिकायत की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता की एक निजी कंपनी से 1,11,000 रुपए लेकर के उनके 170 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को देबांजन देव ने ये फर्जी वैक्सीन दी। अब सभी लोग सख्ते में हैं अपनी सेहत को लेकर के और ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन के नाम पर उन्हें आखिर क्या दिया गया। पुलिस ने इस पूरे गोरख धंधे को किस तरह अंजाम दिया जाता है इसका पता लगा लिया है। बताया गया कि देबांजन देव कस्बा में कोलकाता नगर निगम का एक फर्जी दफ्तर चलाता था जिसमें 20 लोग काम करते थे। वो IAS अफसर की तरह नीली बत्ती वाली गाड़ी में चलता था। खुद को कोलकाता नगर निगम का ज्वाइंट सेक्रेटरी बताकर इस शख्स ने बाजार से वैक्सीन की शीशी जैसी दिखने वाली इंजेक्शन खरीदी। इसके दफ्तर पर छापे से पुलिस को बड़ी संख्या में एक खास इंजेक्शन की शीशियां और कोविशील्ड वैक्सीन की फर्जी लेबल यानी चिप्पी मिली। यही चिप्पी इंजेक्शन की शीशियों पर मिली। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि देबांजन देव ने कम से कम 2 कैंप लगाए, जिनमें एक दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में तो दूसरा उत्तरी कोलकाता के एक कॉलेज में लगा। इन दोनों कैंपों में 1000 से ज्यादा लोगों को नकली वैक्सीन दिए जाने का अनुमान है। जिन लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई उनमें छात्र और शिक्षक भी हैं। अब तक जो जानकारी मिली है वो न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि डराने वाली भी है। लोगों को पानी में किसी तरह के पाउडर को मिला करके इंजेक्ट किया गया है। अपनी जान बचाने पहुंचे लोगों को अब ये जो फर्जी वैक्सीन दी गई है ये क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, इसको लेकर के जांच चल रही है। जितना खतरनाक देबांजन देव का वैक्सीनेशन अभियान था उतनी ही गहरी इसकी साजिश थी। न केवल इसने IAS अफसर बनने का ढोंग रचा, अपने फर्जी कार्ड बनवाए, बल्कि इसने नेताओं के बीच भी गहरी पैठ बना ली। मिमी चक्रवर्ती को तो इसने अपने शिविर में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया ही। इसके पहले इसके कार्यक्रम में कई मंत्री और TMC के दूसरे नेता भी आ चुके हैं। 15 जून को सोनारपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में एक विधायक जी भरकर इसकी तारीफ करती दिखी थी। यही नहीं, इसकी तस्वीर राज्यसभा सांसद शांतनु सेन से लेकर बंगाल में मंत्री सुब्रत मुखर्जी के साथ मिली है। एक तस्वीर में बंगाल सरकार में मंत्री और पूर्व मेयर फिरहाद हकीम जिस अंदाज में इन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते दिखे, उससे भी जाहिर होता है कि इसने बड़े बड़ों को गच्चा दे रखा था। और तो और इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति के अनावरण के एक पत्थर तक पर दिखा। जाहिर है न इसकी साजिश छोटी थी और न ही इसके तार छोटे मोटे लोगों से जुड़े रहे होंगे। अब जब इसका कच्चा चिट्ठा सामने आया है और पुलिस का शिकंजा भी इस पर कस चुका है तो IMA ने भी इसके खिलाफ FIR दर्ज की है। सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती की सूझबूझ से इस फर्जी वैक्सीन कांड का भंडाफोड़ तो हो गया, लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फर्जी स्टैंप और लेटर हेड देबांजन देव को कैसे मिले? क्या कोई ऐसी सजा उसे दी जाएगी जिसके बाद ये घटना अंतिम ऐसी घटना होगी? क्या राजनीति के ऊपर उठ करके इस मामले को देखा जाएगा? बिहार के वैशाली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बिजली की किल्लत पर विधायक का घेराव करते हुए कुछ लोगों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि पिछले कई दिनों से उस इलाके में बिजली नहीं, जिससे नाराज लोगों ने अपना गुस्सा विधायक मुकेश रोशन पर उतारा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ महिलाएं उनकी गाड़ी को घेर कर बहस करती दिखी। विधायक जब गाड़ी से नहीं उतरे तो उन लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। इसके बाद मुकेश रोशन गाड़ी से बाहर आए और गुस्साए लोगों को भरोसा दिया कि उनकी मांग को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का काम जरूरी होगा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़क को जैम कर आगजनी भी की। उत्तराखंड के देहरादून से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बताया गया कि यह तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था और उसने वहां के सभासद पर हमला कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू की। लेकिन जैसे ही टीम घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ी, उनमें छिपे बैठे तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से वहां हड़कंप मच गया। टीम के लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। बाद में बड़ी तादाद में कर्मचारियों को वहां भेजा गया, जिन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी की और तेंदुए की तलाश शुरू की। तेंदुए को ढूंढने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। इस बीच वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। कई लोग तो अपनी छत पर चढ़कर यह हंगामा देखते नजर आए।
हालांकि बाद में किसी तरह तेंदुए को काबू कर लिया गया, जबकि उसके हमले में कुछ लोग घायल भी हो गए। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर से जूझ रहे थाईलैंड में मौत का डर भी लोगों के मन में जल रही लोकतंत्र की लौ को बुझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे, संविधान में बदलाव और राजशाही को और जवाबदेह बनाने की मांग पर प्रदर्शनकारी एक बार फिर राजधानी बैंकॉक में सड़कों पर उतरे और संसद की तरफ कूच कर दिया, जिसके लिए झंडे बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल मार्च निकाला और ड्रमों की जोरदार थाप पर बिना थके बिना रुके संसद की तरफ बढ़ते रहे। हुजूम ऐसा कि चौड़ी सड़क तक लोगों से भर गई और गाड़ियों के चलने के लिए तो बस एक ही लेन बची। इस दौरान कुछ लोग तो गले में माला और सिर पर ताज पहनकर सरकार और राजशाही का विरोध करने पहुंच गए। जैसे ही संसद सामने दिखी, प्रदर्शनकारियों ने वहीं डेरा डाल दिया। कहीं कोई बवाल न हो जाए इसलिए पुलिस ने भी कमर कस ली। आखिरकार सरकार को भी झुकना पड़ा और उसके नुमाइंदे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। असल में थाईलैंड की संसद में संविधान में संशोधनों पर वोटिंग होनी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि संशोधन उनकी मांगों के हिसाब से कतई नहीं है। पीएम से एक दिन पहले हुई लंबी बातचीत के बाद महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होती तब तक वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी। मैंने ये फैसला किया कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं मिल जाता है, महबूबा मुफ्ती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। दिल्ली के द्वारका से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक फ्लैट में घुसकर एक दंपति को गोली मार दी, जिसमें पति की मौत हो गई जबकि पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद की कुछ तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लड़के मोहल्ले की सड़क से भागते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने उस दंपति पर हमला किया था। 5-6 गोली चली है, लड़के की मौत हुई है, लड़की को भी लगी थी। वारदात के बाद पुलिस ने उस फ्लैट के पास के इलाके को सील कर दिया और सबूत जुटाने के मकसद से कुछ जगहों पर निशान लगा दिए। कुछ सस्पेक्ट्स को हम जो है आइडेंटिफाई कर पाए हैं, बाकी आगे उसमें हमारी जांच चल रही है। बताया गया कि सोनीपत के रहने वाले इस पति पत्नी ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले साल शादी की थी। मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में अचानक से आग लगी, जिसके बाद सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से करीब खड़ी इस कार से भीषण आग की लपटें उठती नजर आई। डरने वाली बात यह थी कि एक तरफ से ये गाड़ी तेजी से जलती रही तो उसी रास्ते पर बाकी गाड़ियां गुजरती रही। आग गाड़ी के इंजन में लगी थी, जिसने उसके आगे के हिस्से को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और आग के साथ उससे काला धुआं भी उठता नजर आया, जिसके बाद वहां पुलिस और दमकल कर्मी पहुंच गए और रास्ते पर दूसरी गाड़ियों के आने जाने को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। राजस्थान बीजेपी में घमासान तेज होने की खबर है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि वसुंधरा गुट के करीब 1.5 दर्जन नेताओं के संगठन के रडार पर होने की चर्चा है और पता चला है कि उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस देने की तैयारी हो रही है। अटकलें हैं कि राज्य में वसुंधरा गुट और सतीश पुनिया गुट के बीच मनमुटाव बढ़ गया है। यही नहीं, वसुंधरा समर्थक विधायकों ने तो खुलकर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आज की तारीख में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की क्षमता रखती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया रखती है। इमरजेंसी की बरसी पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इमरजेंसी की बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी को आजाद भारत के इतिहास का काला अध्याय बताया। साथ ही उन्होंने लिखा कि 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। अमित शाह के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। अमित शाह जी, पिछले 7 सालों में आपकी सरकार ने जो कुछ किया है, इमरजेंसी उसके सामने बहुत छोटी हो गई है। पाकिस्तान की T20 लीग PSL का खिताब मुल्तान सुल्तान्स ने अपने नाम कर लिया। अबू धाबी में हुए इस फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 206 रन बनाए, जिसके जवाब में पेशावर जालमी टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर सिर्फ 159 रन ही बना पाई। इस तरह मुल्तान सुल्तान्स टीम ने 47 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने के आरोप में कुछ महिलाओं समेत 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शहीद हुए सेना के जवान मनदीप सिंह नेगी को सीएम तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। शहीद जवान मनदीप सिंह नेगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। देश में सामने आए कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक भारत के 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा मामले बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर से उबर है महाराष्ट्र में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत सामने आने लगी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रत्नागिरी से इस वेरिएंट की वजह से एक की मौत सामने आई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन तौर पर महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत बढ़ती जा रही है। रत्नागिरी जिले में इस वेरिएंट की वजह से 80 साल के एक मरीज की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से होने वाली पहली मौत है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की इस वेरिएंट की वजह से मौत हुई वो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित थे। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस खबर की पुष्टि की। आज जे काही 21 पेशंट होते त्यातला एक 80 वर्षाचा वयस्कर व्यक्ती कोमॉर्बिड असलेला भरपूर तो दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झालेला आहे, परंतु बाकीच्या पेशंट्स स्थिर आहेत आणि बरेचसे पेशंट बरे होऊन घरी सुद्धा गेलेले आहेत। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार फौरन एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले लेवल 1 और 2 में थे वो अब लेवल 3 में जाएंगे। लेवल 3 में आने से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। साथ ही मॉल खोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये दो चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। फिलहाल देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के 48 केस हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 20 मामले हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको कि हम सब लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजीज के ट्रांसमिशन पर कितना पड़ रहा है ये देखने के लिए। क्या जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं उसमें क्लिनिकल सीवियरिटी भी दिख रही है, या हम कोई म्यूटेशन ऐसा देख रहे हैं जो कि री इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहा है, और क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी में अगर कोई नए म्यूटेंट का असर आ रहा है, ये देखने के लिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में बेहिसाब तबाही मचाई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों लहरों की तुलना में तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर भारी तबाही ला सकती है। मेडिकल टास्क फोर्स के एक दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। तीसरी लहर में मेडिकल से जुड़े 25 लाख लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसकी तैयारियों के लिए दवाई, किट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले से किया जाना चाहिए। कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में 19 लाख लोग चपेट में आए थे, जबकि दूसरी लहर में 40 लाख लोग इस वायरस से पीड़ित हुए थे। 50 लाख तक लोगों तक ये लहर शायद लोगों को बाधित कर सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग इससे बचाया जा सकता है उतना हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सांस के माध्यम से या फिर आपके खाने पीने के ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर इसका असर अगर होने वाला है तो उसे बचाने के लिए जो भी उपाय है, और इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर भी इसका असर होगा। तो ये चारों जो भी रास्ते हैं वायरस के अपने ऊपर अटैक करने के, उन सब के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के पीछे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, तीसरे वेव में एक और बड़ी चुनौती हो सकती है, और वो ये कि इस वेव में पानी के जरिए भी वेरिएंट आ सकता है। यानी तीसरी लहर में नया वेरिएंट पानी के जरिए भी इंसान के शरीर पर हमला बोल सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी ने लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। साथ ही उदय कुलकर्णी ने यह भी दावा किया है कि अगर 3 महीने में खुद को नहीं बदला गया तो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका और एक वेरिएंट भी आएगा जो थर्ड वेव में हमारे सामने आएगा, और जो पानी से भी अपने शरीर में आ सकता है, जैसे हमने देखा है। तो इट कुड बी सम अदर वेरिएंट विच कुड बी कमिंग विद द थर्ड वेव, और उस वक्त हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त उसका वायरुलेंस और बढ़ भी सकता है। महाराष्ट्र धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा पूरे राज्य में एक नई मुसीबत को लेकर आगाह कर रहा है। एक ऐसी मुसीबत जो पहले की तुलना में काफी बड़ी और भयावह है। यही वजह है कि सरकार इसके ऊपर नजर तो रखी हुई है, साथ ही साथ इससे निपटने के लिए एहतियातन कदम भी उठा रही है। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए जल्द भारतीय नौसेना स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्र में उतारेगी। इस विमान वाहक पोत को बनाने का काम केरल के कोच्चि में नौसेना के शिपयार्ड में चल रहा है।
जहां पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के अधिकारियों से उसकी जानकारी ली। रक्षा मंत्री का स्वागत करने के बाद उन्हें विमान वाहक पोत पर ले जाया गया और नौसेना के अधिकारियों ने बारीकी से उन्हें हर एक जानकारी दी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये तकनीक है। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बन रहे इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम नौसेना से रिटायर हो चुके युद्धपोत INS विक्रांत के नाम पर रखा जाएगा। और समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कारगर साबित हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम फरवरी 2009 में शुरू हुआ था और बहुत जल्द इसे समुद्र में उतार दिया जाएगा। 262 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 26 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकेंगे। पिछले साल कोच्चि के शिपयार्ड में इसका हार्बर ट्रायल और बेसिन ट्रायल पूरा कर लिया गया था, यानी समुद्री ट्रायल से पहले किए गए उन ट्रायल में पोत में लगे सभी उपकरणों की जांच की गई। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब हांजीपोरा इलाके में सुरक्षा बल को आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक आतंकी के ढेर होने के बाद सुरक्षा बल की तरफ से दूसरे आतंकी को सरेंडर करने का मौका दिया गया। कई बार पुलिस और सेना के अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से आतंकी से सरेंडर करने की अपील भी की। साहिल मेरी बात सुन। मेजर शुक्ला बोल रहा हूं मैं चौधरी गुंड से। साहिल तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको पहले भी रिक्वेस्ट किया। देखो, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना, अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में मौजूद एंडीज के पहाड़ों से सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां 5000 मीटर की ऊंचाई पर फंसे 27 लोगों को बचाने के लिए चिली की मिलिट्री पुलिस के एक स्पेशल दस्ते को जमीन आसमान एक करना पड़ा। बताया गया कि ये लोग वहां एक दर्रे को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक एक तूफान आया और सभी अपनी गाड़ियों में कैद हो गए, जिसके बाद -20 डिग्री सेल्सियस की खून जमा देने वाली ठंड में अपनी जान दांव पर लगाकर पुलिस के जवानों ने 5 घंटे की चढ़ाई की और मुश्किल में फंसे लोगों के पास पहुंचे। मौसम तो दुश्मन बना बैठा ही था। रात में मिशन पर निकले बचाव दल के लिए अंधेरा भी मुसीबत बन रहा था। पुलिस ने लोगों को बचा तो लिया, लेकिन संकट के बादल छटे नहीं, क्योंकि पहाड़ों से उतरते वक्त मौसम ने एक बार फिर विकराल रूप दिखाया और जोरदार बर्फीली हवाएं चलने लगी। हालांकि शुक्र रहा कि सभी लोग और बचाव दल सुरक्षित नीचे आ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया और लिखा कि जब लोग चुनावी रैली कर रहे थे वो ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं और लोगों को ऑक्सीजन मिले इसके लिए गिड़गिड़ा रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़े हैं और उन लोगों को झूठा मत बोला जाए जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया। राजस्थान के दौसा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ता हुआ हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिस वजह से वो सड़क पर मौजूद डिवाइडर को नहीं देख पाया और सीधा उससे ही टकरा गया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में वो ट्रक आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन डिवाइडर के सामने आने के बाद भी उसने रास्ता नहीं बदला। वो सीधा डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक की रफ्तार तेज थी और वो डिवाइडर को काफी दूर तक तोड़ता हुआ चला गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जबकि ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा। धर्मांतरण मामले में ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने जबरन धर्म परिवर्तन मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। एजेंसियों को इस बात का पता चला है कि धर्मांतरण की गैंग को ऑपरेट करने के लिए हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी। धर्मांतरण से जुड़े मामले पर यूपी से बड़ी खबर आई है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि जबरन धर्मांतरण का मामला आया था। ईडी को जांच में जो सबूत हाथ लगे हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि देश में धर्मांतरण के मामले में विदेशों से बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी। इसीलिए ईडी अब जांच की एक एक तह को खंगालने में जुट गई है। धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस के हाथ जो सबूत लग रहे हैं वो जांच एजेंसियों को बेहद चौंका रहे हैं।
अब एजेंसियों को इस बात का पता चला है कि धर्मांतरण के गैंग को ऑपरेट करने के लिए हवाला के जरिए फंडिंग हो रही थी। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी एटीएस के साथ यूपी एसटीएफ को भी मामले की जांच में लगा दिया गया है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो ये तो स्पष्ट है कि धर्मांतरण तो हुआ है और उसमें फंडिंग भी जो है कंफर्म हो रही है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं कि क्या हवाला से कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। दिल्ली के जामिया नगर से उठे धर्मांतरण के इस मामले में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे एटीएस को इस बात का भी पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पैन इंडिया नेटवर्क है जिसे चोरी छिपे धार्मिक संस्थाओं की आड़ में चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक देश के 24 राज्यों में पर्दे के पीछे से धर्मांतरण का यह धंधा चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम और केरल जैसे राज्यों से इस मामले के तार जुड़े होने का पता चला है। देखिए, इसमें जो बच्चों को धर्मांतरण किया गया है तो निश्चय ही उस तरह का साहित्य, उस तरह का लिटरेचर, उस तरह की वेबसाइट्स, उस तरह का जो वीडियोस हैं उनको कहीं ना कहीं जो है लोगों ने देखा है, तो इससे और गंभीरता आई है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या कनेक्शंस हैं। लेकिन अभी तो जांच पड़ताल शुरू हुई है, बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है, इस पूरे नेटवर्क को देखने के लिए समय थोड़ा लगेगा। यूपी पुलिस को अपनी जांच में पता चला है कि ये गैंग अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। इस गैंग ने अब तक 55% महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। यूपी पुलिस का दावा है कि धर्मांतरण कराए गए लोगों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। यही वजह है कि यूपी पुलिस इस मामले में दूसरे राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों के संपर्क में है। अब इस मामले में शामिल आरोपियों की अवैध संपत्ति की कुर्की की तैयारी चल रही है। सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस आरोपियों से बरामद हुए सभी सबूतों की भी जांच कर रही है। धर्मांतरण केस में जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच में एक एक कदम आगे बढ़ रही हैं, सबूतों की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। यूपी एटीएफ ने उमर गौतम के खाते को तलाशा तो उसे पता चला कि उसके खातों में विदेशों से पैसा आ रहा था। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच कर रही है कि उमर गौतम के खातों में विदेशों से कहां-कहां और किस किस खातों में पैसे आए। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सनसनीखेज मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि अब यूपी एटीएस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए उमर गौतम और काजी जहांगीर की जानकारी मांगी गई है। इस हेल्पलाइन के लिए 9792103156 नंबर जारी किया गया है। यूपी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मेल आईडी भी जारी किया है। controlroom.ats-up@gov.in नाम की इस ईमेल आईडी पर उमर गौतम और काजी जहांगीर के बारे में जानकारी शेयर की जा सकती है। देखिए, पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा। कहा तो जा रहा है, एटीएस ने अभी प्रारंभिक जांच में बताया है कि उसमें कुछ न कुछ विदेशी लोगों का हाथ प्रथम दृष्टया दिख रहा है। तो हम ऐसे सभी संगठनों के खिलाफ और सभी लोगों के खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी में धर्मांतरण की कहानी उमर गौतम और काजी जहांगीर के गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों के सनसनीखेज मामले में एक सिरे को थामकर जांच कर रही हैं। वो इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर धर्मांतरण की पटकथा लिखने में किन किन लोगों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नगर पालिका के बाहर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि टेंडर जारी करने के तरीके पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और नगर पालिका परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते दिखे, जबकि कुछ लोग लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए। यह सिलसिला वहां काफी देर तक चलता रहा, क्योंकि जैसे जैसे इस मारपीट की खबर नगर पालिका के अंदर बैठे लोगों को मिली, वो अपने अपने नेताओं के समर्थन में हाथ साफ करने लगे। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के पति के बीच टेंडर जारी करने के सवाल पर तीखी बहस हुई, जिसके बाद दोनों ने अपना आपा खो दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पहाड़ी नाले में पानी बढ़ने से एक ट्रैक्टर फंस गया।
ट्रैक्टर देर रात रेत की ढुलाई वहां पर करने पहुंचा था और अचानक नाले में पानी बढ़ने लगा। ट्रैक्टर का ड्राइवर और 2 मजदूर खतरे को भांपते हुए बाहर निकल आए, लेकिन ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली पानी के तेज बहाव में गिर गई। पानी का बहाव ऐसा था कि लगा वो अपने साथ ट्रैक्टर को बहाकर ले जाएगा। हालांकि कुछ घंटे बाद नाले में पानी का स्तर घटा और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स ने केंद्र सरकार की तारीफ की। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार की सक्रियता और ऑक्सीजन उत्पादन की तैयारी की तारीफ की। साथ ही यह भी कहा गया कि कोरोना की पहली लहर के समय जो तैयारी की गई थी उसका फायदा कोरोना की दूसरी लहर के समय मिला। सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस साल अप्रैल के महीने में देश भर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। इस डिमांड को पूरा करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले से ही ऑक्सीजन स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा तैयार रखी थी, जिसका फायदा हुआ। साथ ही कई नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और अस्पतालों को भी आत्मनिर्भर बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख जाएंगे। इस दौरान वो LAC पर जा सकते हैं, जहां वो ताजा सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर वो कुछ सड़कों की भी शुरुआत करेंगे। इस दौरे में राजनाथ के साथ सेना प्रमुख MM नरवणे भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी ने 12 घंटे के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी को बदल दिया। पहले पार्टी ने उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सिंह के करीबी कहे जा रहे अरुण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। माना जा रहा है कि प्रत्याशी बदलने का फैसला उन्नाव रेप केस की पीड़ित के परिवार की आपत्ति के बाद लिया गया। पार्टी के निर्देश पर हमें कहा गया कि अब उनका निरस्त करते हुए श्रीमती शकुन सिंह पत्नी अजीत सिंह को टिकट उन्नाव का घोषित किया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और बीजेपी को घेर लिया। ये कभी भी पीड़ित बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए। ये जो दुराचारी थे, जो साजिश करता थे, उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों खड़ी होती है? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापा मारा और वहां से कई हथियार बरामद कर लिए। खबर है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से पहले आपस में अभ्यास मैच खेलेंगे। हालांकि भारतीय टीम की कोशिश इंग्लैंड में काउंटी टीमों या फिर वहां के घरेलू खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने की थी, लेकिन कोरोना के सख्त नियमों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में कोरोना से बचाव के नियम तोड़ने पर पुलिस ने 241 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया। ये सभी लोग वहां के अशेरीगढ़ किले में घूमने पहुंचे थे, जिसकी सामने आई तस्वीरों में एक जनसैलाब पहाड़ों पर चढ़ाई करता दिखा। घूमने फिरने के चक्कर में लोग कोरोना के खतरे को भुला बैठे। फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने की होड़ में उनके चेहरों से मास्क उतर गए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात तो बिल्कुल बेमानी हो गई, जब लोग एक दूसरे का हाथ थामकर चलते दिखे। एक तस्वीर में तो किले के पास लोगों का ऐसा हुजूम नजर आया जैसे कोरोना नाम की बीमारी दुनिया में हो ही ना। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी के एक विधायक की मौजूदगी में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता खुद पर गंगा जल छिड़कने के बाद अपने अपने घर लौटे। बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले ये लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और चुनाव के नतीजे आने के बाद डर के मारे अपने घर से भाग गए थे। और जब वो अपने घर लौटे तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़कते दिखाई दिए। हावड़ा की डोमजुड़ विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक कल्याण घोष भी उनके साथ खड़े नजर आए। विधायक ने खुद ही उन लोगों के घरों के दरवाजे खोले। यही नहीं, इन लोगों ने चुनाव से पहले बीजेपी में जाने के फैसले को भी बड़ी भूल बताया। अपराध ठीक ना, আমরা बीजेपी করে ভুল করেছি, যার কারণে আমরা নিজেরাই ভয়ে বাড়ি ছাড়া ছিলাম। वहीं टीएमसी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने इन लोगों को गुमराह कर अपनी पार्टी में शामिल कराया था। जनता पार्टी जे लक्ष्य ছিল সেই লক্ষ্য থেকে এরা বুঝতে পেরেছে। खबर है कि बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने कुछ दिनों पहले घर लौटने के लिए कल्याण घोष से संपर्क किया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर राजेंद्र कुमार के घर पर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसकी सामने आई सीसीटीवी फुटेज में उनके घर के बाहर एक आदमी उनके साथ मारपीट करता नजर आया, जिसके बाद राजेंद्र कुमार भी अपनी चप्पल उतारकर उसको मारते दिखे। लेकिन तभी उस आदमी के बाकी साथी भी घर के अंदर से बाहर आ गए और उनके साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। बताया गया कि राजेंद्र कुमार ने धमकी मिलने पर इन बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिससे खफा ये लोग उनके घर पहुंच गए और उनसे बदसलूकी की। बिहार में वैक्सीन लगाने का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नर्स बिना वैक्सीन के ही युवक को इंजेक्शन लगाती हुई दिखी।
वीडियो वायरल होने के बाद नर्स की पहचान की गई और सरकार ने कार्रवाई भी की, क्योंकि वीडियो में साफ दिखा कि नर्स ने सिरिंज का पैकेट फाड़ा और बिना वैक्सीन लिए ही टीका लगा दिया। जिस लड़के को टीका लगाया जा रहा था उसका दोस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। घटना के वक्त ना तो टीका लगवाने वाले को एहसास हुआ और ना ही वीडियो बनाने वाले को, लेकिन बाद में वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चला कि नर्स ने वैक्सीन लगाई ही नहीं। ऐसे ही डिस्प्रिन जो होता है वो फाड़ के ऐसे ही लगा दी, उसमें वैक्सीन नहीं था। वीडियो धीरे धीरे वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नर्स की पहचान भी कर ली। उस नर्स को वैक्सीनेशन कार्ड से हटा दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। नर्स ने सफाई दी कि बातचीत करते हुए उससे भूल हुई, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आतंकवादियों के लिए पनाह देने वाला पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती हो रही है। अपने गैरकानूनी आचरण की वजह से दुनिया भर के 138 देशों से 6 साल में 6 लाख से अधिक पाकिस्तानी निकाले गए हैं। पाकिस्तान पहले ही बदनाम रहा है दुनिया भर में आतंकियों को पनाह देने के मामले में, और अब एक दूसरा मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, और वो है उसके नागरिकों का दुनिया भर में गलत आचरण। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज पाकिस्तान के 300 से ज्यादा नागरिक उसके वतन वापस भेजे जा रहे हैं, जिसमें कई देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के मित्र देश भी हैं। और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की वो हकीकत है जिससे उसकी छवि आतंक के पैरोकार, पनाहगार और फैक्ट्री की बनी है। अमेरिका के ट्विन टावर पर हुआ हमला हो या मुंबई में समंदर के रास्ते हुआ टेरर अटैक, दुनिया के ज्यादातर हिस्से में होने वाले आतंकी हमलों का कोई न कोई सिरा पाकिस्तान से ही जाकर जुड़ता है। ऐसी छवि वाले मुल्क के लोग दुनिया में जिस भी देश में रहें, उन पर वहाँ के प्रशासन की नजर रहती है। इसीलिए जांच पड़ताल में हर साल दुनिया भर के मुल्क में गैर कानूनी आचरण के चलते पाकिस्तानियों को अपमानित होना पड़ता है। एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बीते 6 साल में 138 देशों से कुल 6,18,877 पाकिस्तानी नागरिक वापस भेजे गए, यानी औसतन करीब 300 पाकिस्तानी नागरिक हर दिन विदेश से पाकिस्तान भेजे गए। पिछले कुछ समय से कई लाख, 6 लाख से भी अधिक पाकिस्तानियों को अलग अलग देशों से वापस भेजा जा रहा है। लगभग 138 देशों से इनको निकाला गया है। ये प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी भी छानबीन जारी है। कुछ अहम वजह है जिसको लेकर पाकिस्तान के नागरिकों को पूरी दुनिया में अपमानित होना पड़ता है। ये है अवैध तरीके से उनके देश में दाखिल होना, या फिर वर्क परमिट और वीज़ा खत्म होने के बाद भी उन देशों में रहना। इस वजह से उन देशों का नियम तो टूटता ही है, साथ ही पूरे विश्व में पाकिस्तान की किरकिरी भी होती है। हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि बीते 6 साल में जो पाकिस्तानी वापस भेजे गए, उनमें से 72% से ज्यादा पाकिस्तान के 7 मित्र देशों ने भेजे हैं। ये मित्र देश हैं सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ईरान और तुर्की। इनमें सबसे ज्यादा 3,21,590 पाकिस्तानी सऊदी अरब से वापस भेजे गए। पिछले 6 साल में प्रतिदिन 147 पाकिस्तानी सऊदी अरब से आए, जबकि 53,649 पाकिस्तानी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से वापस भेजे गए, जबकि ईरान की एजेंसियों ने 1,36,930 पाकिस्तानियों को वापस भेजा। इनमें अवैध घुसपैठियों की बड़ी संख्या है। इन अवैध घुसपैठियों को सीमा पर लाकर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा गया। बीते 6 साल में 32,300 से ज्यादा पाकिस्तानी तुर्की से भेजे गए, जबकि ब्रिटेन ने 8,000 से ज्यादा और अमेरिका ने 1,700 से ज्यादा पाकिस्तानी वापस भेजे। रूस ने 6 साल में 564 पाकिस्तानी नागरिकों को सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों के हवाले किया। भारत ने इसी दौरान 243 पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजा। यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने भी 13 पाकिस्तानियों को पकड़कर वापस उनके देश भेजा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत गलत कामों में गलत काम कर रहे थे, जैसे कि जाली पासपोर्ट धंधा करना, ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, स्मगलिंग का काम कर रहे थे। और इसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों में इन्वॉल्व रहे हैं ये लोग। इनमें से ज्यादातर बिना वैध दस्तावेजों के इन मुल्कों में रह रहे थे। वापस भेजे गए लोगों में उन लोगों की खासी संख्या है जिन्हें दलालों ने नकली दस्तावेजों के जरिए विदेश भेज दिया। वहां पर हुई जांच में पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए और वापस भेजे गए।
बात केवल इतनी नहीं है, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के मुताबिक जब ये नागरिक दूसरे देशों में फंसते हैं तो वहां पर स्थित पाकिस्तान का दूतावास अपना मुंह फेर लेता है। यानी एक तो उनकी करतूतों की वजह से विश्व भर में नागरिकों की बदनामी होती है और दूसरा जब मदद करने की बारी आती है तो पाकिस्तान अपने नागरिकों के प्रति ही अपना मुंह फेर लेता है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। को लगाई गई